हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक ऐसा टॉपिक जो हमारे देश की इकोनॉमी पे बेस्ड है। देश के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ऐसे ही देश के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। ये टॉपिक है हमारा यूनियन बजट की बात करूंगी। अभी आज 1 अप्रैल है, आज से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया है, तो आज ये टॉपिक पे हम बात करेंगे कि क्या होता है यूनियन बजट, कैसे पास किया जाता है, कहाँ ये वर्ड मेंशन है, कहाँ से ये लिया गया, क्यों करते हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है, और जो भी इम्पोर्टेंट इस बार इसमें हुए हैं, रिफॉर्म्स हुए हैं, वो हम लोग बात करेंगे। और क्या क्या की टर्म्स यूज़ होती हैं इकोनॉमी में बजट से रिलेटेड, हम आज उसके बारे में बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। शुरू करेंगे कि बजट का असली मतलब क्या है। सबसे पहले हमें बजट का असली मतलब समझना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का खाता नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक प्लान होता है जो देश की इकोनॉमी को डायरेक्शंस देता है। अब हम बात करेंगे कि ये वर्ड आया कहाँ से, बजट की शुरुआत कहाँ से हुई। तो ओरिजिन स्टोरी हम शुरू करते हैं। बजट वर्ड जो है वो आया है फ्रेंच वर्ड बजट से, जिसका असली मतलब है पाउच या फिर बैग, मतलब पैसों का थैला। ठीक है, पहले फाइनेंस मिनिस्टर एक लेदर ब्रीफकेस लेके बजट प्रेजेंट करते थे, पर 2019 के बाद में ये थोड़ा चेंज हो गया है, देसी स्टाइल पे आ गए हैं। अब हम लेके जाते हैं बही खाता, ठीक है, जो रेड कपड़े में लिपटा हुआ होता है, बिल्कुल अपनी इंडियन अकाउंटिंग ट्रेडिशन जैसा। ये जो बजट है इसका टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड की हम बात करें तो ये एक फाइनेंशियल ईयर का रोड मैप होता है जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। इसको प्रिपेयर करती है बजट डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब हम कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल पे चलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो मेंशन है वर्ड, ये है या नहीं है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112, आर्टिकल 112 के हिसाब से ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहलाता है। ऑफिशियली बजट शब्द का यूज नहीं होता है। तो आपसे कभी कोई पूछ ले कि बजट वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है या नहीं, तो हम बताएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में बजट शब्द तो कहीं पर मेंशन नहीं है, उसकी जगह पे हम यूज करते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि आर्टिकल 112 में है। अब इसके बारे में हम जानेंगे कि अगर ये बिल पास नहीं होता तो आपको पता भी नहीं है कि इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। अगर लोकसभा इसको पास नहीं करती तो पीएम को, प्राइम मिनिस्टर को अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ रिजाइन करना पड़ता है। जी हाँ, इतनी सी बात के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ में आपके प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ सकता है। अब हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जो हमारी इकोनॉमी में भी काम आते हैं और जो बजट को और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए आपको हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले जानेंगे कि रेगुलर बजट क्या होता है और इंटरिम बजट क्या होता है। तो आज के बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा इसमें। रेगुलर बजट होता है फुल 1 ईयर फाइनेंशियल प्लान, पूरा 1 साल का प्लान 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक वो चलता है। गवर्नमेंट का पूरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ब्रेकडाउन होता है इसमें, और मेजर पॉलिसी चेंजेस और नए स्कीम्स का रोड मैप बनाया जाता है इसमें। वहीं इंटरिम बजट क्या होता है? ये वो बजट है जो इलेक्शन वाले ईयर में एक टेम्परेरी अरेंजमेंट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, कोई नए मेजर पॉलिसीज या स्कीम्स नहीं आते इसमें, सिर्फ एसेंशियल एक्सपेंसेस के लिए जो अप्रूवल लिए जाते हैं सिर्फ वो होता है। इंटरिम बजट जैसे कि पिछले साल 2024 में आया था, जब हमारा इलेक्शन पीरियड चल रहा था, तब गवर्नमेंट ने बनाया था, मार्च से लेके फरवरी में बनाया था, और वो जो जून तक चला था। जुलाई 1 से फिर से उन्होंने नया बजट पास किया था। उसके बाद हम बात करेंगे कि ये बजट टर्म्स की। अब देखते हैं कुछ पावरफुल कीवर्ड्स जो रोज न्यूज़ में आते रहते हैं, बार बार हमें समझने में दिक्कत होती है कि क्या है, ये क्या है। तो सबसे वर्ड जो आता है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट आपने कई बार सुना होगा न्यूज़पेपर में कि फिस्कल डेफिसिट, इंडिया का फिस्कल डेफिसिट इतना है, इंडिया का फिस्कल डेफिसिट इतना है। तो क्या है ये फिस्कल डेफिसिट? गवर्नमेंट की इनकम से ज़्यादा खर्चा हो तो वो होता है डेफिसिट। जैसे कि अगर मेरे पास 100 रुपये हैं और मैं 100 रुपये कमा रही हूँ और मैं उसमें से 150 रुपये खर्च कर रही हूँ, तो मेरे पास 150 है ही नहीं,
और मैं वो खर्च कर रही हूँ, तो वो जो 50 रुपये मैं एक्स्ट्रा खर्च कर रही हूँ वो है मेरा फिस्कल डेफिसिट। तो ऐसे ही वो होता है गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट। फॉर्मूला क्या होता है इसका कि जो टोटल एक्सपेंडिचर है, जो टोटल खर्चा करती है गवर्नमेंट, उसमें से जो टोटल रेवेन्यू आता है हमारे पास में, उस रेवेन्यू को माइनस करते हैं। जिस रेवेन्यू में से हम बोरोविंग्स जो हम लोग लेते हैं उसको एक्सक्लूड करते हैं, उसको हम कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। इसके बाद एक टर्म आती है रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है कि ऐसे सोचो कि मेरी जो पॉकेट मनी है वो मेरे खुद के खर्चों के लिए भी कम पड़ जाए, जैसे कि मुझे स्कूल की फ़ीस भरनी है और वो कम पड़ जाए, उसके लिए मुझे उधार लेना पड़े, तो मैं अपने खुद के खर्चे भी पूरे नहीं कर पा रही। तो यही होता है रेवेन्यू डेफिसिट। जब सरकार अपनी कमाई से अपने रोज़मर्रा के खर्चे भी नहीं चला पाती, उसको कहते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला होता है जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमने कैलकुलेट करा उसमें से रेवेन्यू रिसीट्स हम माइनस करेंगे तो हमारे पास में आता है रेवेन्यू डेफिसिट। एग्जाम्पल में अगर और एक एग्जाम्पल से बात करें तो अगर सरकार की आमदनी 100 करोड़ है लेकिन सैलरी, पेंशन, सब्सिडी में 120 करोड़ खर्च हो रहे हैं, तो जो 20 करोड़ हमने उधार लेके करना पड़ेगा या फिर 20 करोड़ का जो एक्स्ट्रा खर्चा आया वो आता है हमारे पास में रेवेन्यू डेफिसिट में। इसके बाद हम बात करेंगे प्राइमरी डेफिसिट की। प्राइमरी डेफिसिट मतलब असली उधार। एग्जाम्पल के तौर पे बात करूँ तो सरकार का कुल उधार, जैसे कि सरकार का जो कुल फिस्कल डेफिसिट है वो मान लेते हैं 10 लाख करोड़ है, ठीक है। उसमें से 2 लाख करोड़ सिर्फ पुराना जो कर्ज था उसका ब्याज है। तो ये पुराने कर्ज का जो ब्याज है वो ब्याज को हम माइनस कर देंगे, वो इंटरेस्ट हम माइनस कर देंगे, तब हमारे पास में आ जाएगा प्राइमरी डेफिसिट। तो प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस लोन का जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो। अब हम इसके बाद बात करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर की। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है कि सरकार कुछ ऐसे खर्चे करती है जो हमारे लिए एसेट्स बनते हैं, जो सरकार के लिए एसेट्स बनते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम खुद का ही एग्जाम्पल लें कि हमारे घर में नई बाइक या नया घर लिया जाए, ठीक है। तो ये रोज़ का खर्चा नहीं है ना कि हम रोज़ नया घर खरीद रहे हैं, रोज़ नई बाइक खरीद रहे हैं। ये एक बार का बड़ा खर्चा है, ठीक है, जिससे कुछ नया बनता है या खरीदा जाता है। तो सरकार के लिए क्या होगा कि नई सड़क बनाना, नई स्कूल खोलना, नए एयरपोर्ट्स बनाना, ये सब क्या है, ये सरकार के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं। फिर आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो, जैसे कि हमारी एग्जाम्पल हम लेंगे खुद के ही घर का कि हमारे महीने के रोज़ के खर्चे कि बिजली का बिल, किराया, राशन, पानी का बिल, स्कूल की फ़ीस, खाने का खर्चा, ये सारे हमेशा होने वाले, दोबारा होने वाले, हर महीने रिपीट होने वाले खर्चे हैं। इससे कुछ नया सामान नहीं बन रहा। तो ये है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सरकार के लिए क्या होगा, सरकार के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के जैसे हम बात करें तो सैलरी देना, सड़क की मरम्मत करना, पेंशन देना, सब्सिडीज देना, सब सरकार के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में गिने जाएंगे। अब हम बात करेंगे कि आखिर इस बजट में हमने क्या क्या चेंजेस किए और इस बजट में हमने क्या क्या रिफॉर्म्स आए हैं, वो सब हम इसमें बात करेंगे। अब मेन पॉइंट है कि बजट का पैसा कहाँ से आता है। तो बजट का पैसा जो आता है वो आता है टोटल रिसीट्स और नेट टैक्स रिसीट्स से। टोटल रिसीट्स कितनी है अभी, तो टोटल रिसीट्स है 31.47 लाख करोड़। ये टर्म्स हैं क्योंकि आजकल यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस पूछता है जिसमें डेटा देता है, एग्जैक्ट डेटा देता है, कहीं कहीं पे ये डेटा एक्सचेंज कर देता है, डेटा स्वैप करके दूसरा डेटा डाल देता है। तो ये आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैंने सब कुछ मेंशन किया है वैसे तो पीपीटी में, बट आप एक बार फिर भी रिवाइज कीजिएगा। नेट टैक्स रिसीट्स का कितना अमाउंट है, दैट इज़ 25.57 लाख करोड़, 25.57 लाख करोड़ है। ये पैसा कहाँ से आएगा, ये पैसा, इतना सारा जो पैसा आया है वो आया कहाँ से, वो आया है इनकम टैक्स से। जितने लोग इनकम अर्न करते हैं उस पर टैक्स लिया जाता है, वो है इनकम टैक्स। तो इनकम पर टैक्स लग रहा है, वो इनकम टैक्स से पैसा आता है। जीएसटी, जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो उस पर जीएसटी लगता है, वो भी इसी में जाता है। कस्टम ड्यूटी है, जो भी चीज़ें इंपोर्ट होके बाहर से आ रही हैं उस पर भी गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, तो वो भी पैसा इन्हीं के पास जाता है। फिर लोन्स एंड बोरोविंग्स की मैं बात करूँ तो लोन्स, सरकार भी बैंक से लोन लेती है, वो पैसा भी उसमें इंक्लूड होता है। पिछले साल का क्या सीन था कि टैक्स कलेक्शन जो रिकॉर्ड था वो रिकॉर्ड लेवल पर था, लेकिन फिस्कल डेफिसिट अभी भी एक मेजर कंसर्न है। गवर्नमेंट ने पिछले साल एलआईसी और पीएसयू बैंक में डिसइन्वेस्टमेंट किया था, ठीक है, ये पिछले साल का सिनेरियो है।
इस साल गवर्नमेंट ने टारगेट किया है कि जो रिवाइज फिस्कल डेफिसिट फॉर फाइनेंशियल ईयर 25 है उसके लिए है 4.8% और फिस्कल डेफिसिट टारगेट किया है आने वाले फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए 4.4%। कितना कम करना है? 0.4% कम करने का उन्होंने टारगेट रखा है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करेंगे कि पैसा खर्च कहाँ होगा। हम जो पैसा ये इतना हमने ले तो लिया, अब खर्च कहाँ करेंगे? तो हम पैसा खर्च करेंगे टोटल एक्सपेंडिचर्स पे। एक्सपेंडिचर्स कितना पैसा खर्च होगा? वो है 47.1 लाख करोड़, 47.1 लाख करोड़। और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कितना होगा? उसमें जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए खर्च होंगे वो होंगे 10.1 लाख करोड़, 10.1 लाख करोड़। ठीक है, और कहाँ खर्च होंगे? ये होंगे इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एजुकेशन एंड हेल्थ पे, MSME सपोर्ट पे, रिन्यूएबल एनर्जी पे। ये सारे की टर्म्स हैं जो कि इसमें आएंगे। ठीक है, तो हम एक एक करके बात करेंगे टैक्स रिफॉर्म्स की, जो इस बार रिफॉर्म्स हुए हैं उनकी। तो इस बार टैक्स रिफॉर्म्स हुए हैं, तो सबसे पहले सीनियर सिटीजन्स के लिए एक टैक्स रिफॉर्म किया है इन्होंने कि टैक्स जो है वो फ्री होगा, फ्री इंटरेस्ट इनकम होगा फॉर सीनियर सिटीजन्स हैज़ बीन इंक्रीज फॉर 1 लाख। 1 लाख तक के लिए उनकी जो इंटरेस्ट होगी उन पे वो टैक्स फ्री होगी। ठीक है, उसके बाद में आता है TDS ऑन रेंट। जो रेंट हम लोग भरते हैं, जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं उस पे जो रेंट लेते हैं उन पे जो TDS है वो कितना होगा। तो पहले उसमें अब मिली है एग्जम्पशंस। एग्जम्पशंस क्या है कि पहले उनको 2.4 लाख तक पर भी TDS भरना पड़ता था, जो कि अब हटा के 6 लाख तक कर दिया है। ठीक है, उनको अब 6 लाख तक कोई TDS नहीं भरना पड़ेगा। उसके बाद आता है एजुकेशनल रेमिटेंसेस कि जो TCS लगता है, TCS क्या, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स विल बी रिमूव्ड फॉर एजुकेशनल रिलेटेड रेमिटेंसेस। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट ने बोला है कि हायर TDS विल अप्लाई ओनली इन केसेस वेयर पैन इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, अगर आपके पास पैन कार्ड अवेलेबल नहीं है तो आप पर हायर TDS लग सकता है। उसके अलावा LRS रेमिटेंसेस हैं कि द TCS थ्रेशोल्ड फॉर रेमिटेंसेस अंडर RBI's लिबरलाइज्ड रेमिटेंसेस स्कीम हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 7 लाख टू 10 लाख। कि RBI की जो LRS स्कीम है उसको इंक्रीज कर दिया है 7 लाख टू 10 लाख तक, 7 लाख से 10 लाख तक उसको इंक्रीज कर दिया है उस पर TCS। ठीक है, अब मेजर रिफॉर्म्स आए हैं सेस एंड टैरिफ रिफॉर्म्स में। तो उसमें क्या है कि कस्टम टैरिफ सिंप्लीफिकेशन है, सेस एंड सरचार्ज है, कस्टम ड्यूटी एग्जम्पशंस हैं, टैरिफ रिडक्शंस हैं, इनको हम पढ़ेंगे। कस्टम टैरिफ सिंप्लीफिकेशन में गवर्नमेंट कस्टम ड्यूटी का सिस्टम इजी करेगी ताकि ड्यूटी इन्वर्जन क्या कि जब रॉ मटेरियल पर ज़्यादा टैक्स और फिनिश्ड गुड पर कम टैक्स लगता है का इशू रिजॉल्व करेगी। क्या, फिर से सुनिएगा कि गवर्नमेंट कस्टम ड्यूटी का सिस्टम इजी करेगी ताकि ड्यूटी इन्वर्जन का इशू सॉल्व हो सके। उसके अलावा इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करेगी और एक्सपोर्ट्स बढ़ाना इसका मेन गोल होगा। अब सिर्फ 8 टैरिफ रेट्स भर रहेंगे, जिसमें से एक 0 रेट भी होगा। पहले ये शायद 15 थे, उसमें से 7 इस बार रिमूव करके सिर्फ 8 बचे हैं। इसके अलावा है सेस एंड सरचार्ज चेंजेस। इसमें क्या है कि एक ही सेस या सरचार्ज लगेगा, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी। सोशल वेलफेयर सरचार्ज 82 आइटम्स पर हटाया जाएगा। फ़ायदा क्या होगा इसका कि मैन्युफैक्चरिंग सस्ती होगी, इंडियन प्रोडक्ट्स ज़्यादा कॉम्पिटिटिव रहेंगे और टैक्स सिस्टम सिंपल होगा। इसके बाद आता है कस्टम ड्यूटी एग्जम्पशंस। इसमें क्या बताया है कि 37 न्यू मेडिसिन एंड 13 पेशेंट असिस्टेंट प्रोग्राम एग्जम्प्टेड किए गए हैं। एग्जम्पशन लिस्ट का मतलब है कि इन मेडिसिन पर इम्पोर्ट ड्यूटी या GST का कोई बहुत कम टैक्स लगेगा। इसका फ़ायदा क्या होगा, किसको होगा? पेशेंट्स को होगा, क्योंकि उनकी मेडिसिन सस्ती हो जाएंगी। उसके बाद में दूसरा एक है कि 6 लाइफ सेविंग मेडिसिन है, उस पर 5% कस्टम ड्यूटी लगेगी। ये क्या है? ये क्रिटिकल या लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं जो किसी बीमारी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। पहले इन पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगता था, पर अभी सिर्फ 5% कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी। इससे हॉस्पिटल्स और पेशेंट्स दोनों को फ़ायदा मिलेगा क्योंकि इनकी कॉस्ट कम हो जाएगी। इसके अलावा है लेदर इंडस्ट्री का कस्टम ड्यूटी चार्ज चेंजेस। वेट ब्लू लेदर आता है एक, तो वेट ब्लू लेदर एंड क्रस्ट लेदर पर ये रॉ लेदर मटेरियल्स हैं जो टेनरीज यूज़ करती हैं। तो पहले इन पे 20% बेसिक कस्टम ड्यूटी BCD लगती थी, अब ये पूरी तरह से हटा दी गई है।
इसका फ़ायदा होगा लेदर इंडस्ट्रीज़ को, क्योंकि रॉ मटेरियल सस्ता हो जाएगा। इंडियन लेदर प्रोडक्ट्स जैसे कि शूज़, बैग, जैकेट्स, ये सारे सस्ते हो सकते हैं और एक्सपोर्ट भी बढ़ सकता है। इसके बाद आता है टैरिफ रिडक्शन। इसमें सबसे पहला है फ्रोजन फिश पेस्ट एंड फिश हाइड्रोलाइसिड्स की ड्यूटी कम कर दी जाएगी। इसमें क्या कि ये FFP पर BCD पहले 30% लगती थी, जो 30% से हटा के 5% कर दी है, और फिश हाइड्रोलाइसिड्स पर BCD जो पहले 15% लगती थी अब 5% हो गई है। इसका फ़ायदा क्या होगा कि जो प्रोसेस्ड फिश प्रोडक्ट्स हैं वो सस्ते हो सकते हैं और सी फूड इंडस्ट्री को बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी। इसके बाद आता है इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्लेज। उसकी ड्यूटी बढ़ा दी गई है, जो पहले BCD इस पर 10% लगती थी अब वो हो गई है 20%। इसमें किसका फ़ायदा होगा? जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको बूस्ट मिलेगा ताकि हम इम्पोर्टेड स्क्रीन्स पर कम डिपेंडेंट रहे। उसके बाद आता है LCD और LED, उनके ओपन सेल्स और कंपोनेंट्स, उनकी ड्यूटी भी कम कर दी गई है। जो BCD पहले कुछ लगती थी अब 5% कर दी है। फ़ायदा है इसमें किसका फ़ायदा है? टीवी है और LED स्क्रीन सस्ती हो जाएंगी। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स जो हमने पिछले साल बनाया था वो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स को बूस्ट मिलेगा। अब इसके बाद में टैक्स रिफॉर्म्स के बाद में आता है फाइनेंशियल रिफॉर्म्स के अंदर सबसे पहला है FDI इन इंश्योरेंस। FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो पिछले साल गवर्नमेंट ने 74% किया था, इस बार 74% से 100% कर दिया है कि फॉरेन कंपनीज अब 100% तक इन्वेस्ट कर सकती है अगर उनका प्रीमियम सिर्फ इंडिया में इन्वेस्ट हो रहा है तो। इससे किसको फ़ायदा मिलेगा? इससे फ़ायदा मिलेगा इंश्योरेंस सेक्टर में। इसमें ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा, पॉलिसीज़ बेटर हो सकती हैं और कवरेज बढ़ेगा। इसके बाद आता है सेंट्रल KYC रजिस्ट्री। इसमें आया है नया सिस्टम। KYC क्या? नो योर कस्टमर, जो हम लोग करवाते हैं, आधार KYC, eKYC, वो सारी KYC। तो KYC में सिस्टम को रिवैम्प किया जाएगा जो नए टेक्नोलॉजी और ग्लोबल रूल्स के हिसाब से चलेगा। इससे किसको फ़ायदा होगा? बैंकिंग और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फास्ट होंगे, सिक्योर होंगे और कंप्लायंसेस ईजी हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस किसके लिए? जो अभी नए बिजनेसमैन आ रहे हैं, छोटे छोटे जो स्मॉल बिजनेसेस हो रहे हैं उनके लिए मर्जर्स का अप्रूवल फास्ट हो जाएगा। कंपनीज के मर्जर्स और एक्विजिशंस के अप्रूवल्स जल्दी मिलेंगे। इससे किसको फ़ायदा होगा? बिजनेस ज़्यादा स्मूथली ऑपरेट कर सकेंगे, ब्यूरोक्रेसी कम होगी और कॉर्पोरेट को ग्रोथ मिलेगा। ठीक है। इसके बाद है इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स। इसमें क्या होगा? स्टेट वाइज रैंकिंग मिलेगी आपको। 2025 में एक नया इंडेक्स लॉन्च होगा जो स्टेट की बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज़ को रैंक करेगी। क्या फ़ायदा है इसका? स्टेट ज़्यादा इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज़ बनाने की कोशिश करेंगे ताकि फॉरेन और लोकल कंपनीज वहाँ इन्वेस्ट करें। उसके बाद में आता है रेगुलेटरी इवोल्यूशन, FSDC का नया मैकेनिज्म। FSDC क्या है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल अब नए रेगुलेशंस का इम्पैक्ट मॉनिटर करेगा। इससे क्या फ़ायदा है? रेगुलेशंस बिजनेस फ्रेंडली और ग्रोथ ओरिएंटेड होंगे ताकि इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिले। इसके बाद हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म्स की। इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म में सबसे पहले आता है अर्बन चैलेंज फंड। अर्बन चैलेंज फंड क्या कि 1 लाख करोड़ अर्बन चैलेंज फंड से सिटीज़ को स्मार्ट और बेटर बनाया जाएगा। अफोर्डेबल हाउसिंग में 15,000 करोड़ का स्वामी फंड 2 लॉन्च होगा ताकि स्टक प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो सके। स्वामी फंड 2 जो है वो पिछले साल लॉन्च हुआ था, जो 15,000 करोड़ उसमें अब ऐड करेंगे और अब जो स्टक प्रोजेक्ट्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आता है मेडिकल एजुकेशन, जिसके अंदर 10,000 नए MBBS और PG सीट्स ऐड होंगी। 2029 तक टोटल 75,000 नए डॉक्टर्स रेडी होंगे। मेडिकल सीट्स की लोकेशन बैलेंस करने के लिए नए नॉर्म्स इम्प्लीमेंट होंगे। ये है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में मेडिकल एजुकेशन के लिए रिफॉर्म। इसके बाद आता है न्यूक्लियर एनर्जी रिफॉर्म। न्यूक्लियर एनर्जी में गवर्नमेंट ने इस पर बात करी है कि 2047 तक का टारगेट उन्होंने लॉन्च किया है कि 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर डेवलप करने का। ठीक है। कब तक? 2047 तक। उसके अलावा 20,000 करोड़ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स R&D के लिए बनाए जाएंगे। प्राइवेट सेक्टर भी अब न्यूक्लियर एनर्जी प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकेगा।
इसके बाद आता है MSME रिफॉर्म्स। इसमें सरकार ने कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड्स लॉन्च किए हैं, ठीक है। स्टार्टअप्स के लिए फंड स्कीम एक्सपेंड होगी, यूरिया प्रोडक्शन के लिए नए प्लांट्स लगाए जाएंगे और इंपोर्ट जो है उस पर डिपेंडेंसी कम करेंगे। और MSME का जो टर्नओवर है और इन्वेस्टमेंट लिमिट जो है वो बढ़ा दी गई है। कितने गुना? 2.5 गुना बढ़ा दी गई, 2.5 टाइम्स उसको बढ़ा दी गई है। इसके बाद है एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स रिफॉर्म्स। उसमें है सबसे पहले धन्य कृषि योजना, जिसके अंदर 100 डिस्ट्रिक्ट्स में फार्मिंग रिफॉर्म्स किए जाएंगे। किसान क्रेडिट कार्ड लोन की जो लिमिट थी उसको 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख तक कर दी है। पल्सेस और कॉटन में सेल्फ रिलायंस मिशन लॉन्च किए जाएंगे। इंडिया पोस्ट को रूरल इकोनॉमी के लिए और एम्पावर किया जाएगा। ये हमारा एग्रीकल्चर और फार्मर्स के लिए रिफॉर्म्स थे। उसके अलावा टॉय, लेदर एंड फुटवेयर इंडस्ट्री में रिफॉर्म्स हैं। इंडिया को टॉय मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए नए क्लस्टर्स डेवलप होंगे। फुटवेयर और लेदर सेक्टर में 400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 22 लाख नए जॉब मिलेंगे। उसके अलावा पीपल और न्यूट्रिशन के लिए भी है। यहाँ पर है सशक्त आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 में 8 करोड़ लोगों को न्यूट्रिशन सपोर्ट मिलेगा। कितना? 8 करोड़ लोगों को न्यूट्रिशन सपोर्ट मिलेगा। 5 नए IITs एक्सपेंड होंगे, जिसमें 6,500 नए स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकेंगे। और गिग वर्कर्स के लिए ई श्रम पोर्टल और ID कार्ड्स लॉन्च होंगे। इसके बाद आता है एक लास्ट, दैट इज PPP एंड कैपेक्स। PPP क्या है? कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसमें क्या कि हर मिनिस्ट्री अपने 3 नए PPP प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेगी। हर मिनिस्ट्री अपने 3 नए PPP प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेगी। 1.5 लाख करोड़ का इंटरेस्ट फ्री लोन कैपेक्स प्रोजेक्ट के लिए दिया जाएगा। कितने? 1.5 लाख करोड़ का इंटरेस्ट फ्री लोन कैपेक्स प्रोजेक्ट्स के लिए दिया जाएगा। ये हो गया। इसके बाद आता है लर्निंग फ्रॉम स्टार्टअप इंडिया। इससे क्या है कि न्यू स्कीम जो है वो इंस्पायर्ड बाय स्टार्टअप इंडिया जो लॉन्च की थी 2016 में। स्टैंड अप इंडिया गिव्स 10 लाख to 1 करोड़ लोन्स टू SC ST एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स फॉर स्टार्टिंग न्यू बिजनेस। कौन दे रहा है ये लोन? स्टार्टअप इंडिया खुद दे रहा है। 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन दे रहा है। और किसको दे रहा है? SC ST और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए फॉर स्टार्टिंग न्यू बिजनेस। ये स्कीम एक्सटेंड की गई है टिल 2025, बट अभी तक क्लियर नहीं है कि इसको रिप्लेस करेंगे कि नहीं करेंगे। उसके अलावा 40,000 SC वुमेन्स हैं। 13,424 वुमेन हैव रिसीव्ड लोन्स एज ऑफ जून 2024, ऐसा डेटा बताया जा रहा है। उसके अलावा है एविएशन रिफॉर्म्स। एविएशन रिफॉर्म्स के अंदर आती है उड़ान स्कीम। उड़ान स्कीम बहुत पहले से चली आ रही है, जिसका फुल फॉर्म क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। उस स्कीम के तहत 1.5 करोड़ पीपल जो है 1.5 करोड़ लोग हैं उनको कनेक्ट किया गया है 88 एयरपोर्ट से वाया 619 रूट्स। 619 रूट्स बनाए गए। 619 रूट्स को 88 एयरपोर्ट से कनेक्ट किया गया और ये उससे कितने लोग जुड़े? 1.5 करोड़ लोग जुड़े। एक्सपेंडेड उड़ान में 120 डेस्टिनेशन और जोड़ी गई और 4 करोड़ पैसेंजर्स जोड़े गए। न्यू एयरपोर्ट्स की बात करेंगे तो न्यू एयरपोर्ट्स प्रपोज किया है, प्लान किया है बिहार में फॉर बेटर कनेक्टिविटी। और कैसा एयरपोर्ट होगा? वो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होगा। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्लान इन बिहार। अब हम बात करें तो इसी स्कीम के साथ हमारा बजट 2025-26 खत्म होता है। एक बार फिर से जल्दी से रिवाइज करेंगे कि क्या क्या हमने आज पढ़ा है, कैसे पढ़ा है। हमने सबसे पहले जाना इसका ओरिजिन, कहाँ से ये वर्ड आया, कहाँ से ये शुरू हुआ। उसके बाद हमने ट्रेडिशनल प्रेजेंटेशन पढ़ी, डेफिनेशन पढ़ी, रिस्पॉन्सिबल डिविजन्स पढ़े, फिर ओल्ड और न्यू ट्रेंड्स हमने देखे, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देखे, ऑफिशियल टर्म्स देखे और स्टेजेस ऑफ पासिंग द बजट। ये हमारा थोड़ा सा रह गया, ये आपको मैं जल्दी सिंप्लीफाई कर देती हूँ कि क्या क्या स्टेज रहती है बजट पास करने की। तो सबसे पहले बजट प्रेजेंट किया जाता है। बजट प्रेजेंट किया जाता है बाय फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, लोकसभा में। वहाँ पे राज्यसभा भी होती है। राज्यसभा के पास डिस्कस कर सकती है बट वो वोट नहीं कर सकती। उसके बाद आता है जनरल डिस्कशन। जनरल डिस्कशन में दोनों हाउसेस बैठ के डिस्कस करते हैं, बस उस पर वोट नहीं कर सकती राज्यसभा। उसके अलावा वहाँ पे कट मोशंस चलाए जाते हैं। ये सब होता है जनरल डिस्कशन में। जनरल डिस्कशन के बाद में आता है स्क्रूटिनी। स्क्रूटिनी में क्या होता है? वहाँ पर होती है एक डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी,
वो कंडक्ट करती है ये सारे 3-4 हफ्ते के अंदर पूरा बजट उसको पढ़ती है, 2-3 बार इसको अच्छे से पढ़ के एग्जामिन करके फिर वो डिमांड्स और ग्रांट्स के लिए देती है। उसके बाद आती है वोटिंग ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। ठीक है, उसमें क्या होता है, लोकसभा मेंबर्स जो होते हैं वो डिस्कस करते हैं और वोट करते हैं बजट डिटेल्स पे। राज्यसभा यहाँ पर भी वोट नहीं कर सकती, याद रखेंगे, राज्यसभा यहाँ पर भी वोट नहीं कर सकती। उसके बाद ये आगे जाता है पैसेज ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल। इसमें क्या होता है, अलाउज अप्रोप्रिएशन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इंक्लूड्स वोट ऑन काउंट फॉर 2 months इफ नीडेड। ठीक है, यहाँ से वो जाता है पैसेज ऑफ फाइनेंस बिल में। तो यहाँ पर क्या होता है कि लीगलाइज फाइनेंशियल प्रपोजल्स होते हैं ऑफ द गवर्नमेंट मस्ट बी एनेक्टेड विद इन 75 days एज पर द प्रोविजनल कलेक्शन ऑफ टैक्स एक्ट 1931। प्रोविजनल कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एक्ट 1931 के तहत 75 डेज के अंदर 75 दिन के अंदर इनको ये एनेक्ट करना ज़रूरी है। इसके बाद हमने डिफरेंस देखे रेगुलर बजट के, इंटरिम बजट के। रेगुलर बजट क्या होता है, इंटरिम बजट क्या होता है, की टर्म्स हमने देखे, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स देखे, कैपिटल रिसीट्स देखी। उसके बाद फिस्कल डेफिसिट देखे, रेवेन्यू डेफिसिट देखे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखे, रेवेन्यू रिसीट्स देखी, प्राइमरी डेफिसिट देखा। ये हमारा हुआ बजट पूरा। तो आज के लिए इतना ही। आपको कुछ डाउट्स हो आप कमेंट करें, कुछ भी सजेशंस हो कि कैसे मैं अपनी वीडियोस को इम्प्रूव कर सकती हूँ, कैसे प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव कर सकती हूँ, आप मुझे सजेशंस दें। आप उसको